स्टूडेंट, आप सभी का विनोद भाई महतो कोलंजियल यूनिवर्सिटी, जिस शॉर्ट में हम बीबीएमक्यू भी कहते हैं, इसमें आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 5 के पेपर में, जो कि मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 2 वीडियो डाल दिया था। ये तीसरा वीडियो हमारा जिसमें बचा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल। ये अक्सर पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर अपना लेख लिखें। तो चलिए समझते हैं। तो विनोबा भावे यानी विनोद भावे, माफ करिए विनोद भावे बोल रहा हूँ हमारे पास। विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन जो है, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पास है, भारत में अगर हमारे पास सामाजिक जो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए एक बहुत ही अलग और अहिंसक प्रयास था। यह आंदोलन बेसिकली कहा जाए ना कि भूमि का आपको पुनर्वितरण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह बताता कि यह मानवता, करुणा और नैतिक जागरण पर आधारित एक बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास सामाजिक क्रांति था। विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख शिष्यों में एक थे, उन्होंने गांधीवादी विचारधारा, विशेषकर अहिंसा और जो सत्य है उनको अपने व्यवहार में उतारते हुए इस आंदोलन को बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 सबसे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुई। उस समय बेसिकली क्या था कि भूमि जो जमीन था बेसिकली वो असमान वितरण था। किसान और जो भूमिहीन मजदूर थे, दोनों के बीच में इस चीज को लेकर तनाव रहता था। तो जब विनोबा भावे जी उस क्षेत्र का दौरा करते तो देखते हैं कुछ भूमिहीन जो किसान हैं, इनके पास भूमि नहीं है, उन्होंने भूमि दिलाने की मांग की। इस पर एक जो वहाँ का लोकल जो जमींदार है वो स्वेच्छा से क्या करता है, अपना भूमि को दान कर देता है। ठीक है। यही घटना बेसिकली भूदान आंदोलन का एक स्टार्टिंग पॉइंट बना हमारे पास, और इससे यह साबित हो गया कि बिना किसी हिंसा या दबाव के ही आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी भूमिहीन किसान है उनको भूमि उपलब्ध कराया जा सके। और विनोबा भावे जी का विश्वास यही था कि यदि समाज के सभी जो संपन्न लोग हैं, वेल डेवलप्ड जो लोग हैं, अपनी भूमि का कुछ अगर हिस्सा दे, गरीबों को दे दें, तो ये जो भूमि का असमानता दिखी जाती है वो समस्या सुलझाया जा सकता है हमारे पास। ठीक है। तो ये विचार पूरी तरह से नैतिक था, मानवीय आधार पर टिका हुआ था, जिसमें दान देने वालों को किसी प्रकार का जो कानूनी या राजनीतिक दबाव में नहीं रखा जाता था। इस आंदोलन की कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा सरल था और साथ ही साथ प्रभावशाली था। विनोबा भावे जी गांव गांव पैदल यात्रा करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से भूमि दान करने की जो अपील है वो करते थे, जिससे उनकी वाणी में और उनके व्यक्तित्व में इतनी सादगी प्रभाव थे कि हजारों लोगों ने स्वेच्छा से जो अपनी जमीन वो दान कर दी थी। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ये से जन समर्थन मिला। तो भूदान आंदोलन का एक विस्तृत रूप था ग्राम दान हमारे पास। इसमें केवल भूमि नहीं बल्कि पूरा गांव जो है अपनी संपत्ति को सामूहिक रूप से क्या करता था, समाज के नाम पर समर्पित करता था। इस व्यवस्था में भूमि का जो उपयोग है वो सामूहिक रूप से किया जाता था और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते थे। इससे एक सामुदायिक जो कम्युनल जो सामुदायिक जीवन और जो आर्थिक समानता थी वो सभी एक दिशा में हमारे पास बड़ा कदम था। इस आंदोलन का देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिले। सबसे पहले भूमि सुधार के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता मिली। लाखों करोड़ जमीन जो है वो प्राप्त हुई, जिससे भूमिहीन किसानों को वितरित कर दिया गया। इससे समाज में देखिए जो समानता और सहयोग की भावना है उसको बल मिला हमारे पास है। तो इससे और नैतिकता, जागरूकता, स्वेच्छा का भी यहाँ पर भाव हमारे पर उत्पन्न हुआ। तो भूदान लेकिन कुछ समस्याएं भी थी। देखिए क्या सभी जो दान की भूमि को उपजाऊ नहीं थी और कई बार इसका उचित वितरण में नहीं होता था। इसके अलावा कुछ लोग केवल सामाजिक की दिखावे के चक्कर भूदान बेसिकली अपना जमीन दान कर देते हैं, जिससे आंदोलन की जो प्रभावशीलता वो कम हो जाती थी। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद भूदान आंदोलन ने हमारा जो भारतीय समाज है बेसिकली उसमें एक नई सोच को हमारे पास यहाँ पर जन्म देने का कार्य किया था। ठीक है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अनोखा प्रेरणादायक अध्याय हमारे पास है, जहाँ पर ये सिर्फ आर्थिक सुधार का प्रयास नहीं था बल्कि ये मानवता का भी एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है। जिससे यदि हम समाज में सभी लोग सहयोग, करुणा और त्याग की भावना से चलेंगे तो कोई भी हमारे समाज में देखिए बिना संघर्ष, हिंसा के सब कुछ कार्य संभव है हमारे पास। आज के समय में अगर बात करें जब असमानता, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो भूदान आंदोलन जो है एक ऐसी विचारधारा हमारे पास है जो एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। तो ये सवाल आपसे बच्चों पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जेपी मूवमेंट आपने नाम सुना ही होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। उस जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी के जो प्रमुख राजनीतिक विचार थे उनकी विवेचना करनी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। जेपी मूवमेंट आपने अक्सर कभी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी आधुनिक भारत के उन विशिष्ट हमारे पर चिंतकों में एक थे जिन्होंने राजनीति को बेसिकली केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बनाया बल्कि इसमें नैतिक परिवर्तन और जनशक्ति का एक साधन समझा। उन्होंने अपने राजनीतिक विचार समय के साथ साथ विकसित भी हुए। प्रारंभ में वो समाजवादी झुकाव से लेकर बाद में फिर क्या हो गांधीवादी जो सर्वोदय है और अंततः बेसिकली संपूर्ण जो क्रांति तक लेकर, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो मूल चिंता थी, माफ करिएगा, वो हमेशा ये रहती थी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, जन भागीदारी हो और साथ ही साथ नैतिक राजनीति यहाँ पर हो हमारे पास।
जेपी के शुरुआती विचार जो है पहले समाजवादी सोशलिस्ट प्रभावित थे। वे मानते थे कि आर्थिक जो असमानता है ये लोकतंत्र को बेसिक खोखला कर देता है, इसलिए उत्पादन जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो उस पर समाज का नियंत्रण हो और संसाधनों का पूरा न्यायपूर्ण यहाँ वितरण हो पाए। उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की वकालत की थी तथा साथ ही साथ वन आधारित जो हमारा शोषण के विरुद्ध आवाज उन्होंने उठाया था। परंतु जो सोवियत संघ जो सोवियत शैली के जो केंद्रीय समाजवाद की जो सीमाएं देखकर उनका जो धीरे धीरे एक गांधीवादी विकेंद्रित समाजवाद की ओर जो रुख है वो बदल सा गया, जिसके राज्य में बजाय समुदाय और जो स्थानीय संस्थाओं की भूमिका अधिक थी। उनके जो राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व था वो था लोकतंत्र का गहन हमारे पास और विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का डिपनिंग और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन। जेपी जी के अनुसार कहा जाए तो केवल प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकतंत्र बेसिकली चुनाव पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक लोकतंत्र तब है जब जो निर्णय है बेसिकली या निर्णय प्रक्रिया गांव और स्थानीय स्तर तक पहुंच पाए हमारे पास है। वे ग्राम स्वराज की भावना से भी प्रेरित थे, जहां गांव ग्रामीण जो लोग हमारे पास है वो सभी लोग स्ववासी इकाइयों के रूप में काम करें और सत्ता का प्रभाव जो है नीचे से ऊपर की ओर हमारे पास है। इस दृष्टि में पंचायती राज, स्थानीय स्वायत्तता और जो नागरिकों की सीधी भागीदारी हो वह सभी चीज़ों को प्रमुखता दी गई थी। जेपी जी की एक विशेष अवधारणा यह थी कि जो दलीय राजनीति की आलोचना करना। उनका मानना था राजनीतिक दल अक्सर क्या करते हैं, सत्ता संघर्ष गुटबाजी स्वार्थ मूल्य जाते हैं, जिससे जनहित जो रहता है लोगों का वो पीछे हट जाता है। इसलिए उन्होंने पार्टी रहित लोकतंत्र पार्टी लेस डेमोक्रेसी का विचार रखा। ऐसे व्यवस्था जहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो निर्णय है वो जो दलगत बंधन है उनसे मुक्त होकर साथ ही साथ सामुदायिक सहमति से और साथ ही साथ नैतिक मान्यों के आधार पर यहाँ फैसले लिए जाते थे। उनका उद्देश्य यही था राजनीति को और ज़्यादा पारदर्शी बना, जवाबदेही बनाए और नैतिक बनाना था। जेपी जी के विचारों में नैतिकता और आचरण को अत्यंत महत्व मिला था। वे मानते थे यदि राजनीति में नैतिकता नहीं होगी तो संस्था से कितना ही मजबूत लेकिन वो अंदर से खोखला होगा, भ्रष्टाचार होगा, दुरुपयोग होगा। इसलिए वे व्यक्तिगत ईमानदारी, सादगी और लोक सेवा की जो राजनीतिक भावना है, जीवन है, उसको आधार मानते थे। यह दृष्टि रूप से महात्मा गांधी जी के प्रभाव को दर्शाती है जिसने जेपी जी को प्रभावित किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो अवधारणा है वो है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, जिसपे 1970 के दशक में प्रतिपादित किया था। यह केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में एक व्यापक बदलाव का आह्वान था हमारे पास है। जेपी जी का मानना था कि केवल सरकार बदलने से समस्या हल नहीं होगा, समाज की संरचना, मूल्य और जो संस्थाएं उनमें परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए एक संपूर्ण क्रांति होगा, एक दीर्घकालिक बहुआयामी परिवर्तन की प्रयोजन थी। जेपी जी के अहिंसक जो जन आंदोलन था उसको परिवर्तन करने का प्रमुख साधन था। वे सत्ता के बेसिकली विरुद्ध संघर्ष को हिंसा के बजाय सत्याग्रह, जन जागरण और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से संचालित करना चाहते थे। 1974 से 75 में उनके आंदोलन ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया, जहां बहुत सारे छात्र छात्राओं ने, लाखों छात्र छात्रा, युवा और आम नागरिकों को भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ संगठित किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय जो लोकतंत्र में नागरिक शक्ति जो पीपल्स पावर है उसका क्षमता को यहाँ पर रेखांकित बताने का कार्य किया। आर्थिक दृष्टि से जेपी जी का झुकाव है वो मानव केंद्रित विकास की ओर था। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें उत्पादन का जो उद्देश्य हो वो केवल मुनाफा ना हो, बल्कि जो समाज की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता हो, जिसमें छोटे छोटे उद्योग हो गए, सहकारिता, सभी का बेसिकली प्रोत्साहित करने की बात की गई है, ताकि रोजगार और संसाधनों का जो बेसिकली वितरण हो वो अधिक हो सके हमारे, या न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो सके। हालांकि उनके विचार जो है पार्टी रहित लोकतंत्र को लेकर यह आलोचना भी थी कि बड़े और जटिल जो राष्ट्र राज्य में इसे व्यवहार में लागू करना बहुत कठिन था। फिर भी उनकी यह आलोचना जो है राजनीतिक व्यवस्था की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करती है और सुधार की दिशा दिखाती है। तो निष्कर्ष बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी के जो राजनीतिक विचार भारतीय लोकतंत्र को अधिक नैतिक, सहभागी और विकेंद्रीकृत बनाने का प्रयास था। समाजवाद से बेसिकली सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति तक उनकी जो बौद्धिक यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर हम निरंतर बेहतर विकल्प को खोजें तो ये समाज में चेंज ला सकता है। आज भी जब लोकतंत्र में जवाबदेही के बाद अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी बात हो तो प्रश्न उठते हैं। तो जेपी जी के विचार जो है एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर प्रासंगिक बने हुए हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे जी का सर्वोदय संबंधी विचार। ठीक है, विनोबा भावे कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, आइए समझते इस कथन का मतलब क्या है। ठीक है, तो विनोबा भावे जी के सर्वोदय की जो अवधारणा है ये हमारे भारतीय जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय विचारधारा है। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या सभी का कल्याण। यह विचार बेसिकली महात्मा गांधी जी से प्रेरणा प्रेरित हुआ है, लेकिन विनोबा भावे जी ने इसे और भी अधिक व्यापक और व्यवहारिक रूप दिया। उनके अनुसार समाज का जो वास्तविक विकास तभी संभव होता है जब हर व्यक्ति क्या करता है, विशेषकर जो सबसे कमजोर और सबसे जो वंचित वर्ग है उसका उत्थान करे, मतलब उसका डेवलपमेंट में काम करे। विनोबा भावे जी के सर्वोदय दर्शन का मूल आधार था अहिंसा, सत्य और प्रेम। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन जो है किसी प्रकार का संघर्ष ना हो,
हिंसा या जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि खुद का नैतिक जागरण स्वेच्छा से होना चाहिए था। उनका विश्वास था कि अगर हम सभी मनुष्यों के भीतर करुणा और सेवा की भावना को विकसित कर दें तो स्वेच्छा से सभी संसाधन को दूसरों के साथ हम लोग साझा कर सकेंगे। और इसी विचार से भूदान आंदोलन हो गया, ग्रामदान को जन्म दिया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि समाज में जो आर्थिक असमानता और समाज में जो हमारे पास सामाजिक असमानता है उसको खत्म करना और एक समानता लेकर आना है। सर्वोदय का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि आर्थिक असमानता और न्याय हमारे पास है। विनोबा भावे जी के अनुसार समाज में संसाधनों का असमान वितरण है, सभी का देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही मेन समस्या भी है। वे एक ऐसी व्यवस्था के प्रकृत थे जहाँ पर धन और भूमि का उपयोग जो है केवल सिर्फ पर्सनल लाभ के लिए नहीं हो बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया जाए। इस दृष्टिकोण में संपत्ति को एक प्रकार का सामाजिक ट्रस्टी माना गया, जहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने संसाधनों का उपयोग समाज के हित में कर सकता है। और उनके विचार में कहा जाए तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन का विशेषता है। वे मानते थे कि जो सच्चा लोकतंत्र तभी संभव होता है जब सत्ता और जो संसाधन है बेसिकली वो गाँव और समुदाय, जो हमारे पास स्थानीय जो समुदाय हैं उनके हाथ में हो हमारे पास। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज और सामुदायिक जो जीवन है उस पर बल देने कार्य किया। उनके अनुसार ग्राम केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सहयोग पर आधारित एक सामाजिक इकाई होनी चाहिए। सर्वोदय बेसिकली हमारे पास दर्शन में मानव समानता लेकर आती है और बंधुत्व की भावना वो उत्पन्न करती है। विनोबा भावे जो हमारे पास है उनने जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरोधी थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के समान मानवीय गरिमा और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार सर्वोदय जो है एक समता मूलक समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। हालांकि इस अवधारणा को लागू करने के पीछे कुछ कठिनाई है। यह पूरी तरह से देखिए नैतिक जागरण और स्वेच्छा पर आधारित है और जो कि सफलता व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसलिए इसका एक आदर्श अत्यंत उच्च और प्रेरणादायक विचार हमारे पास है। निष्कर्ष में विनोबा भावे जी का ये जो विचार है सर्वोदय दर्शन एक ऐसे समाज की कल्पना है जहाँ पर सभी का विकास, समानता, सहयोग, नैतिकता हो। यह केवल एक सामाजिक सिद्धांत न हो बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक विचारधारा भी है जो आज भी एक न्यायपूर्ण और जो हमारा संतुलित समाज है इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा आज भी प्रासंगिक देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास विनोबा भावे जी का सर्वोदय दर्शन या फिर सर्वोदय विचार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद जी का सामाजिक सुधार, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक सुधार के बारे में बताना है, तो चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का समाज सुधार का दृष्टिकोण जो है ये 19वीं शताब्दी के हमारे भारत में बहुत ही गहरी बौद्धिक और साथ ही साथ नैतिक चेतना का प्रतीक था। उन्होंने सामाजिक सुधार को केवल क्रोधियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि देखिए इसमें जो भी मानव निर्माण और चरित्र निर्माण जो है इन सभी व्यापक प्रक्रिया को इसमें जोड़ा भी। उनके अनुसार किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति उनके उस जगह के लोगों की आंतरिक शक्ति, साथ ही साथ आत्मविश्वास और नैतिकता पर निर्भर होती है। विवेकानंद जी ने समाज सुधार का जो मूल आधार है वो मानव सेवा और समानता था। वे मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का देखिए अंश होता है, इसलिए चाहे गरीब हो, दलित हो, वंचित वर्ग हो, सभी की सेवा करना ही सच्ची हमारी पूजा है। उनका प्रसिद्ध विचार जो है कि दरिद्र नारायण की सेवा इसी भावना को व्यक्त करता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त जो जाति बात है या जाति भेदभाव है, छुआछूत है और ऊंच नीच की जो कड़ी आलोचना है और कहा ये कि ये जो प्रथाएं बेसिकली ये हमारे भारतीय समाज को कमजोर या खोखला बना रही है, ठीक है। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक जो सुधार है सबसे प्रभावशाली साधन के रूप में माना गया उनके हिसाब से। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति के पीछे देखिए भीतर जो भी छिपी शक्ति उनको जागृत करना है। वे एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो आत्मनिर्भरता, साहस और साथ ही साथ नैतिकता विकास करे। उन्होंने युवाओं को बेसिकली विशेष रूप से प्रेरित किया जो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और साथ ही साथ समाज के उत्थान में हर संभव अपने यहाँ पर योगदान दे। महिलाओं के उत्थान में बेसिकली उन्होंने बहुत ही उनके विचार जो प्रगतिशील थे। वे मानते थे कि किसी भी मान लीजिए राष्ट्र की प्रगति जो उस बेसिकली महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि महिलाएं शिक्षा, सम्मान और समान अधिकार पर जोर दिया। उनके अनुसार जब तक महिलाओं को समाज में उचित स्थान नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। विवेकानंद जी का सामाजिक जो बेसिकली सुधार दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी था। वे भारतीय परंपराओं की महानता को स्वीकार करते थे लेकिन उसमें जो व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारी है और अंधविश्वास उनको दूर करना चाहते थे। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही लेकिन साथ ही साथ हमारे भारत के देखिए जो आध्यात्मिकता है उनको बरकरार रखने में भी बल दिया। इसी प्रकार उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक जो संतुलन होता है, बैलेंस जो होता है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया। उनके समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय जागरण भी था। उन्होंने भारत में भारतीयों बेसिकली आत्मगौरव और जो भारतीय आत्मविश्वास है वो भी जगाया जो लंबे समय तक बेसिकली विदेशी शासन के कारण जो है कमजोर पड़ चुकी थी। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत की जो संस्कृति और परंपरा बहुत ही महान है और हमें उस पर गर्व भी होना चाहिए। इससे समाज में नई ऊर्जा और साथ ही साथ जागरूकता उत्पन्न होगी।
विवेकानंद जी के जो विचार केवल विचार प्रस्तुत नहीं किए बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार उतारा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, तो माफ करिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके गुरुदेव थे परमहंस, जिनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य और सामाजिक जो सेवा क्षेत्र में व्यापक कार्य किए गए। यह संगठन आज भी हमारे पास जो समाज सुधार में आदर्शों के रूप में बढ़ रहा आगे। निष्कर्ष के बारे में, तो विवेकानंद जी का समाज सुधार केवल एक बाहरी परिवर्तन से नहीं था, बल्कि आंतरिक जागरण, नैतिकता और सेवा पर आधारित समग्र दृष्टिकोण था। इसने समाज को नई दिशा दी, जिसमें समानता, शिक्षा, महिला उत्थान और राष्ट्रीय चेतना का समावेश था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और एक सशक्त, समतामूलक और जागरूक समाज के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद पर तिलक का विचार के बारे में बताना, यानी बाल गंगाधर जी का विचार बताना राष्ट्रवाद पे। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक 19वीं से 20वीं शताब्दी के उन प्रमुख नेताओं में एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जन आधारित, सक्रिय और संघर्षपूर्ण रूप दिया। उनका प्रसिद्ध जो उद्घोष है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये केवल नारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का ये सार है हमारे पास है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार राष्ट्रवाद जो है किसी अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता की चेतना, आत्मसम्मान और साथ ही साथ राजनीतिक जो अधिकार है हमारे पास है, उसमें एक व्यापक आंदोलन था ये हमारे पास। तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद का मूल तत्व था स्वराज, यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ रूल। वे मानते थे कि बिना किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता के कोई भी समाज ना तो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता, ना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकता। इसलिए उन्होंने स्वराज को तत्काल प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि उस समय आपको मालूम था कई नेता धीरे धीरे सुधार के पक्ष में थे। तिलक ने इस उदारवादी यानी मॉडर्न दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि अधिकार मांगे नहीं बल्कि संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। उनका राष्ट्रवाद जन सहभागिता, मास पार्टिसिपेट था। तिलक ने समझाया कि केवल शिक्षित वर्ग के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए आम जनता, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी, सभी को जुड़ना होगा। इसी उद्देश्य ने उन्होंने सांस्कृतिक और आर्थिक जो धार्मिक जो आयोजन को राजनीतिक जन जागरण का माध्यम बनाया। गणपति उत्सव हो गए, चाहे शिवाजी उत्सव हो गए हमारे, उनको सभी सार्वजनिक रूप से रूप देकर उन्हें लोगों में एकता, साहस और राष्ट्रीय जो गर्व की यहाँ भावना उत्पन्न की। यह उनकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा था, जिससे राष्ट्रवाद गांव गांव तक वैसे पहुंचा। फिर तिलक जी का राष्ट्रवाद जो है एक सांस्कृतिक आधार पर भी टिका हुआ था। वे भारतीय परंपरा, इतिहास और धर्म को बेसिकली राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव, जिन्हें विशेषकर शिवाजी माफ करिएगा जैसे कई हमारे महान वीरों को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक कट्टरता फैलाना नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना था। वे मानते थे कि अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करना राष्ट्र को सशक्त बनाना होता है। उनके राष्ट्रवाद में आर्थिक जो स्वावलंबन है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार यानी जो बॉयकॉट की नीति का समर्थन किया, जिसके तहत विदेशी वस्तुओं को त्याग और देसी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई। यह केवल अगर कहा जाए तो सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि राजनीतिक जो प्रतिरोध होता है उसका एक प्रभावी साधन था हमारे पास, जिससे अंग्रेजों के जो आर्थिक हित है उनको चुनौती दी गई थी। तिलक जी के विचारों में संघर्ष और प्रतिरोध की भावना हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अहिंसा के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कि केवल प्रार्थना और याचिकाओं से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने जनता को सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने प्रेरित किया। यही कारण था कि उग्र राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता के रूप में उन्हें जाना गया था। हालांकि उनके राष्ट्रवाद की कुछ आलोचनाएं भी की गई, जैसे कुछ विद्वानों को माना था कि उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण कभी कभी हिंदू प्रतीकों पर केंद्रित रहा, जिससे अन्य समुदाय की भी दूरी बढ़ सकती, ऐसा माना था। क्योंकि आलोचक का तो काम ही है भाई आलोचना करना, उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए आलोचक को गोली मारी है। अगला है निष्कर्ष के बारे में हमारे बताया। बाल गंगाधर तिलक जी का जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्हें राष्ट्रवाद को जन आधारित, सक्रिय और आत्मसम्मान से जुड़ा आंदोलन बनाया। स्वराज, स्वदेशी जन जागरण हो गया हमारे पास, जन सहभागिता, इन सभी के माध्यम से भारतीयों में एक नई ऊर्जा और जनसंचार का या साहस का संचार हुआ, जिसके अनुसार अगर कहा जाए जिसके विचार आज भी हमारे सिखाते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उनके लोगों के जागरूकता, एकता और संघर्षशीलता में निहित होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा बाल गंगाधर तिलक जी से, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पेपर में आएगा, गांधी जी का राम राज्य। ठीक है, गांधी जी ने के राम राज्य की अवधारणा को अक्सर धार्मिक राज्य के रूप में गलत समझ लिया गया, जबकि गांधी जी के लिए एक नैतिक, न्यायपूर्ण और जन कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतीक था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जो राम राज्य है वो किसी एक धर्म विशेष पर नहीं था, बल्कि इसमें सत्य, अहिंसा, समानता, न्याय जैसे सार्वभौमिक जो मूल्य, उस पर यह हमारा आदर्श समाज टिका हुआ है। गांधी जी के राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि नैतिकता और सत्य है। उनके अनुसार शासन की जो वैधता केवल शक्ति से ही नहीं होती, बल्कि उसके नैतिक आचरण से भी होती है।
शासक और शासित दोनों के लिए जो सत्य है उसका पालन करना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने राजनीति को भी नैतिकता से जोड़ते हुए कहा है कि राजनीति जो है धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती। यहाँ धर्म बेसिकली बताता है आपका नैतिकता और आपका कर्तव्य बताता है, ना कि किसी धर्म की पहचान बता रहा है आप, ठीक है। तो रामराज की दूसरी प्रमुख विशेषता अहिंसा और हमारे पास शांति। गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श समाज में हिंसा, द्वेष, शोषण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विवादों का समाधान केवल संवाद, सहिष्णुता और करुणा के माध्यम से होना चाहिए। यही विचार उनके व्यापक दर्शन, जिनमें सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध से गहराई से जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है। फिर है गांधी जी के राम राज्य में समानता और सामाजिक जो न्याय है उसका एक विशेष महत्व रहा। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे हमारे पास जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने विशेषकर रूप से दलित और जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान पर यहाँ पर जोर दिया और उन्हें हरिजन कहकर, ठीक है, जिससे उनकी गरिमा को बेसिकली पुनर्स्थापना या पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आर्थिक दृष्टि से रामराज्य जो है वो समानता और स्वावलंबन पर आधारित है। गांधी जी बड़े उद्योग और जो अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध वे ग्राम स्वराज और जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहते थे, ताकि हर गांव जो आत्मनिर्भर बन सके। उनके अनुसार आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे संसाधनों का एक न्यायपूर्ण वितरण हो और किसी का शोषण ना होकर। ट्रस्टशिप का सिद्धांत भी इसी विचार पर दिया गया था कि संपूर्ण वर्ग जो है या अपने संसाधनों को समाज के हित में उपयोग करता है। राजनीतिक रूप से जो हमारे पास रामराज्य है वो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का समर्थन करता है। गांधी जी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव हो पाता है जब सत्ता का केंद्र केवल गांव में हो और निर्णय जो है स्थानीय स्तर पर हो सके हमारे पास। इस प्रकार राम राज्य में जनता की सक्रिय भागीदारी थी और आत्मशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस को महत्व मिला था। हालांकि गांधी जी के रामराज की आलोचना भी यहाँ पर की गई है। कुछ लोग इसे आदर्शवादी और व्यवहारिक रूप से कठिन मानते हैं। हालांकि आधुनिक जो औद्योगिक और साथ ही साथ जटिल समाज में फिर भी यह अवधारणा जो है उचित नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है, जो समाज को अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। निष्कर्ष में गांधी जी का रामराज किसी धार्मिक शासन का मॉडल नहीं है, बल्कि एक आदर्श नैतिक समाज की परिकल्पना है जिसमें सत्य है, अहिंसा है, समानता, न्याय, स्वावलंबन सभी के सिद्धांत को यहाँ समावेश देखने को मिलता है। ये आज भी उतना प्रासंगिक है क्योंकि ये एक ऐसे समाज की दिशा दिखाता है जहाँ मानवता, नैतिकता और सहयोग जो है सर्वोच्च मूल्य रहे हमारे पास। तो ये था आपसे ही बच्चों का मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपसे ही बच्चे आराम से पेपर देने जा सकते हैं, जिसमें हमने आपसे ही बच्चों सारे क्वेश्चन बता दिए जो पेपर में आएगा 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का। शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।